बेपनाह मोहब्बत भाग 32। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सैल जी कहती हैं, क्या कुछ कहा आपने। सैल ने वीर प्रताप जी को देखा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे ही। ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। अब आगे। सुबह चिड़ियों की चरचराहट से अहाना की नींद खुली। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बहुत सुहाना हो चुका था। अहाना ने आदित्य को देखा। वो गहरी नींद में अहाना से लिपट कर सोया हुआ था। अहाना ने प्यार से आदित्य के चेहरे को छुआ। सुबह के 7 बज चुके थे। अहाना ने टाइम देखा। वो हड़बड़ा कर उठने लगी। पहले ही दिन मैं इतनी लेट हो गई हूँ। कहाँ जा रही हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। 7 बज गए हैं। आदि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर रुको, फिर चली जाना प्लीज़। उसने फिर से उसे बाहों में भर लिया। अहाना बस आदित्य के चेहरे को देखती रही। आदित्य फिर से सो गया। अहाना धीरे से उठी। थोड़ी देर में नहाकर बाहर निकली और तैयार होने लगी। कल की बातों को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अहाना ने दरवाज़ा खोला तो सामने अनु भाभी सैल खड़ी थी। अहाना ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छुए। अरे बेटा, तुम रेडी हो गई। सैल जी ने मुस्कुराकर कहा। जी माँ। अच्छा बेटा, अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हें जल्दी क्यों उठ गई। कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर बहुत लोग हैं, तुम अभी ज़्यादातर कमरे में ही रहो। आदि को भी टाइम दो। नई शादी में पति पत्नी ज़्यादा साथ रहें तो ही अच्छा होता है, फिर तो टाइम ही नहीं मिल पाता। ये लो, ये कपड़े और गहने पहनकर नीचे आ जाओ। मैं अनु को तुम्हें लेने भेज दूंगी। जी माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। अहाना ने धीरे से कहा। अहाना, तुम आराम से तैयार होना, कम से कम 1 घंटे लगेंगे मुझे आने में। हमने सोचा तुम उठी होगी या नहीं, इसीलिए तुम्हें जगाने आए थे, लेकिन तुम तो रेडी हो। ठीक है बेटा, आराम से तैयार हो जाओ और आदि को उठा देना, दोनों साथ में पूजा करेंगे। अहाना ने दरवाज़ा बंद किया। सामान साइड में रखकर आदि को जगाने लगी। उठिए, माँ ने आपको भी तैयार होने को कहा है। अहाना ने धीरे से आदित्य को उठाया। माँ ने आराम से रेडी होने को कहा है। तुम इधर आओ, तब तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा। आदित्य ने अहाना को खींचकर ब्लैंकेट उठा दिया। कल ही शादी हुई है और तुम मुझसे दूर रहने को कह रही हो। आदित्य ने उसे बाहों में समेटते हुए कहा। बहू, रसोई में सब कुछ तैयार करवा दिया ना। लीला जी ने सैल से कहा। जी माँ, सब कुछ हो गया है, बस चूल्हा पूजन के बाद अहाना खीर बना देगी, फिर भोग लगाकर उससे आदि के पास ही रहने दूंगी। मैं जानती हूँ आप अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। अहाना उसी के साथ रहेगी, आप तब से यही सोच रही हैं। हाँ, वो कल दिन भर बहुत चुपचाप था, इसीलिए उन दोनों को टाइम मिलना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सैल, अनु को अहाना के कमरे में भेज दो, उसे वो थोड़ा तैयार कर देगी, फिर जल्दी जल्दी इधर भी कर लेते हैं। जी माँ जी। अनु बेटा, अहाना को थोड़ी हेल्प कर देना और उसे नीचे ले आओ। जी माँ। जी, मैं जाती हूँ। अनु अहाना के कमरे में चली गई। भाभी, ये क्या। अहाना सिर्फ खीर बनाएगी। स्वर्णा ने चौंकते हुए कहा। हाँ स्वर्णा, बाद में तो वही घर संभालेगी, अभी बस मीठा बना लेगी। ये क्या, आप अपने नियम खुद से बनाएंगी। जो पहले से नियम है वही होगा। अहाना को सबके लिए खीर बनाना होगा। हमारे यहाँ शुरू से यही नियम है, इसीलिए उसे भी ये नियम करने होंगे। स्वर्णा ने कड़े शब्दों में कहा। सैल को कहा। स्वर्णा शुरू से ही सैल को कम पसंद करती थी, लेकिन माँ जी ने उसे सिर्फ मीठा बनाने को कहा है। ठीक है, देखते हैं। सिर्फ लव मैरिज करने से कुछ नहीं होता। पहले भैया ने अपनी मनमानी की, अब आदित्य ने भी कर लिया। सिर्फ सुंदर रहने से कुछ नहीं होता, गुण भी होने चाहिए। क्या बोल रही हो स्वर्णा, अब ये सब बातें यहीं ख़त्म करो। वीर प्रताप जी ने कहा। जो करना है कीजिए, लेकिन मैं वही करूँगी जो ज़रूरी है। सैल, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो शुरू से ऐसी ही है। ठीक है वीर, मैं जानती हूँ वो मुझसे थोड़ा चिढ़ती है, लेकिन बहू अभी आई है, उसे सारे काम आज ही थमा दूँ क्या। नहीं सैल, वो हमारी बहू ही नहीं बेटी है, और तुम देखना, अगर उसे स्वर्णा ने ये सब करने को कहा भी ना, वो सब कुछ कर लेगी। मुझे भरोसा है, अहाना पे बहुत होनहार बहू मिली है हमें। ठीक है वीर, मैं कोशिश करूँगी उसके साथ रहूँ। आदित्य बाथरूम में नहा रहा था। अहाना तैयार हो रही थी। अहाना ने मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। उस पे लाइट मेकअप, लाल बिंदी, चूड़ियाँ और बड़ा सा सिंपल नथ पहना था।
आदित्य भी नहाकर आ गया। उसने जब अहाना को देखा, अहाना के कमर में हाथ डालकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरे सामने खुले बाल और साड़ी में आया करो, ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। उसने अहाना के सिर को चूम लिया। ये सिंदूर लगा दीजिए। अहाना ने सिंदूर आदित्य के आगे किया। आदित्य ने अहाना को खुद के करीब किया और सिंदूर उसके मांग में भर दिया। तुम सिंदूर लगाने के बाद ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये मेरे प्यार का असर है जान। अच्छा, आप भी ज़्यादा रोमांटिक हो गए हो अब। रेडी होकर आइए, तुम कल के बाद मुझसे ज़्यादा शर्माने लगी हो। आदित्य ने उसके हाथों को पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। सामने अनु खड़ी थी। क्या देवर जी, कैसा रहा पहला प्यार का नशा? अनु भाभी ने आदित्य को छेड़ा। आदित्य के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। हाँ, मुस्कुराहट बता रही है। छोड़ो, मैं अपनी देवरानी से पूछ लूँगी। देवर जी रोमांटिक हैं या नहीं? अहाना तैयार हो गई। जी भाभी। अरे बाप रे, देखो जरा, गाल गुलाबी हो गए। देवर जी ने बहुत प्यार किया है लगता है। आदित्य और अहाना ने एक दूसरे को देखा। अहाना शर्मा कर नीचे देखने लगी। आदित्य बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान तैर गई। अच्छा देवर जी, जल्दी तैयार होकर आइए, दोनों को नीचे जाना है। हाँ, मैं आता हूँ। अहाना, मैं तुम्हें ये चुन्नी उड़ा देती हूँ। अनु ने अहाना की चुन्नी पे पिन लगाया और उसके बाल आगे करके उसमें लाल गुलाब के फूल लगा दिए। वाह, ये कंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देवर जी ने दिए हैं? हाँ, वो कल उन्होंने दिए थे। अहाना ने नज़रें झुकाकर कहा। ओए होए, मतलब सुहाग रात की निशानी। हाँ चलो। आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखा था। देवर जी, मैं सामने ही हूँ, रोमांटिक मत हो जाना। अनु ने गला साफ करते हुए कहा। मुझे पता है आप सामने ही हो। अब नीचे चलते हैं। आदित्य ने अहाना का हाथ थाम लिया। दोनों नीचे आए। दादी और सैल बहुत खुश हुई दोनों को साथ में देखकर। चलो बेटा, अब मंदिर में आरती होने के बाद रसोई की रस्में होंगी। दोनों मंदिर परिसर में पहुंचे और माता अम्बे का आशीर्वाद लिया। सभी लोग मंदिर परिसर में आ चुके थे। तभी स्वर्णा पूजा की थाल लेकर आई। ये लो बहू, आरती करो। और हाँ, माता अम्बे की आरती आती है ना तुम्हें? गा लोगी? स्वर्णा ने अहाना को देखा। जी बुआ जी, मैं गा लूँगी। इतना सुनते ही सैल के जान में जान आई। अहाना और आदित्य ने पूजा की थाल ली और आरती करने लगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन धावत, तुमको निशिदिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। सभी मंत्र मुग्ध होकर आरती सुन रहे थे। लास्ट में गुरुजी ने शंख ध्वनि बजाया। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। अहाना ने भी सभी का आशीर्वाद लिया। वाह बेटा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मेरी बहू को ये सब भी आता है। वीर प्रताप जी ने अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। चलिए, अब रसोई की रस्में बाकी हैं। स्वर्णा, मैं और अनु भी अहाना की मदद कर देंगे। वो खाना बना देगी। बाकी सब्जियां काटना, पूरियां बेलना, ये सब हम कर देते हैं। सैल जी ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर किस चीज़ की रस्में होंगी? सब तो आप लोग ही कर लोगी। चलिए, आपको कुछ पता नहीं है। बहू स्वर्णा ने अहाना को बुलाया। जी बुआ जी। हाँ, ये लो आरती की थाल। चूल्हे में तिलक लगाकर अक्षत पुष्प अर्पित करने के बाद हलवा या खीर बना दो पहले, फिर खाना बना देना। ये लो लिस्ट। स्वर्णा ने लिस्ट अहाना को पकड़ा दिया। जी बुआ जी। अहाना ने सब कुछ वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में किचन से देसी घी के साथ सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। हर कोई का ध्यान किचन की ओर था। अहाना किचन में अकेली सब कुछ कर रही थी। शुरू में उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन सारे सामान वहीं रखे थे। ऊपर से वो शर्मा निवास में अकेले कई लोगों के लिए खाना बनाती थी, इसीलिए उसने झटपट सब कुछ तैयार कर दिया। सैल और लीला जी थोड़ा थोड़ा घबरा रही थी। कविता, सैल जी ने घर की एक नौकर को आवाज़ लगाई। जी मैम साहब, रसोई में जाकर देखो बहू क्या कर रही है। अहाना ने हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, छोले, कई तरह की डिशेज रेडी कर दिए थे। स्वर्णा तो चौंक गई। सैल और लीला जी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अरे भाई लीला, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारे पोते की दुल्हनिया बहुत अच्छी मिली है। इसे तो सब कुछ बनाना आता है। कोई शिकायत का मौका नहीं दिया तुम्हारी बहू ने। चलो अब जल्दी से भोग लगाएं, सभी खाने के बारे में पूछ रहे हैं। गायत्री जी ने कहा। हाँ दीदी, ज़रूर। ले बेटा, थाल में खीर, हलवा, पूरी निकाल कर दो, मैं मंदिर में भोग लगा देती हूँ। लीला जी ने खुश होकर कहा। अहाना ने भोग निकाल कर दादी को दिया
और सबके लिए खीर परोसने लगी। सभी टेबल पर बैठ गए थे। अहाना ने घूंघट थोड़ा नीचा किया और सैल के साथ हॉल में आ गई। सभी रिश्तेदार वहीं थे तो सभी को उसने खीर दे दिया और पैर छुए। सभी ने बहुत सारे गिफ्ट्स अहाना को दिए। चलो बेटा, अब तुम्हें कमरे में पहुंचा देती हूँ, सैल जी ने कहा। वो अहाना को कमरे में ही ले आई। आदित्य पहले से कमरे में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। आदि, तुम यहाँ हो? सैल जी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस। इतना बोलकर वो बालकनी में आ गया और फ़ोन पर बातें करने लगा। बेटा, तुम कपड़े चेंज करके कुछ हल्का पहन लो, बहुत थक गई होगी ना। मैं खाना भिजवा देती हूँ। जी माँ। सैल चली गई। अहाना ने एक नज़र आदित्य को देखा। वो बातें कर ही रहा था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और चुन्नी निकाल कर रख दिया और साड़ी का पिन खोलने लगी। वो नहीं खुल रहा था तो परेशान हो गई। ये तुमसे नहीं खुलेगा, आदित्य ने उसके कान के पास कहा। आप तो ज़रूरी बात कर रहे थे ना, अहाना ने पिन निकालते हुए कहा। हाँ, लेकिन कोई भी काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जान। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आपने खाना नहीं खाया ना, पहले खाइए। अहाना ने आदित्य के गालों को छुआ। पहले थोड़ा सा प्यार करूं, फिर दोनों साथ में खा लेंगे। आदित्य ने अहाना के चेहरे को अपने करीब किया। तभी दरवाज़ा बजा। लो, कबाब में हड्डी आ गया। आदित्य ने अहाना के चेहरे को छोड़ दिया। अहाना ने दरवाज़ा खोला। सामने अनु और वेदिका थी। अरे, तुमने कपड़े नहीं बदले? नहीं भाभी, वो मैं चेंज करने जा ही रही थी। ओह अच्छा, तो देवर जी यहाँ हैं। सॉरी आपके रोमांस में दखल डालने के लिए। आप फिर से चालू हो जाइए। थैंक यू भाभी। अहाना ने खाना टेबल पर रखा और कपड़े चेंज करने लगी। आदित्य ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला। क्या कर रही हो? पहले खा लो। नहीं आदि, मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अहाना ने कपड़े चेंज किए और गाउन पहन लिया। उसके सारे सामान बंद पड़े थे, इसीलिए वो निकाल नहीं पाई थी। आदित्य ने जब अहाना को देखा वो बस उसे ही निहारता रहा। आओ पहले खा लो। आदित्य ने अहाना को खिलाया और दोनों ने खाना खाया और बातें करने लगे। आदित्य अहाना को अभी तंग नहीं करना चाहता था क्योंकि शाम को रिसेप्शन पार्टी भी थी। दोनों कुछ देर सो गए। देखिए माँ जी, मैं ये साड़ी पहनूंगी आज पार्टी में, श्वेता ने साड़ी शोभा जी को दिखाते हुए कहा। अरे वाह दीदी, बहुत अच्छी है, मैं भी ये पहन रही हूँ। शर्मिला ने एक गाउन श्वेता को दिखाया। अरे वाह, क्या बात है मेरी शर्मिला, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम, विजय जी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ जी, तो समधी और समधन जी से मिलना है तो अच्छे से ही जाना होगा ना। सभी रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। माँ, मैं रोहिणी के साथ ही आऊँगा, वो भी आएगी ना। आना और आदित्य जी ने उसे और उसकी फैमिली को भी इनवाइट किया है, लेकिन उसकी फैमिली किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई है, सो वो ही साथ आएगी तो मैं उसे ले आऊँगा, रोशन ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। शोभा जी भी तैयार होने लगी। नव्या, देखना मैं कैसी लग रही हूँ उस ड्रेस में, कृतिका ने एक ऑफ शोल्डर ड्रेस दिखाते हुए कहा। एकदम हॉट लग रही है। क्या सच में? थैंक यू। मैं कुणाल से बात कर लेती हूँ कब आ रहा है। हाँ, मैं भी करण को बोल देती हूँ। सभी कपल्स एक साथ जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। आदित्य की नींद खुली। उसने हाना को देखा, वो चैन से सो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बहुत करीब थे। आदित्य ने उसके बालों को सहलाया और उसके सिर पे, गाल पे बहुत सारे किस किए। अहाना ने अपनी आंखें खोली। सुबह हो गई क्या? उसने अलसाई आवाज़ में कहा। सुबह नहीं मिसेस सिंघानिया, शाम हुई है और आज हमारे शादी की पार्टी भी है। चलो उठो, हमें रेडी भी होना है। क्या शाम हो गई? अहाना ने शर्माकर आदित्य को देखा। चलो उठो वरना मैं गोद में उठा लूँगा। नहीं, मैं उठ रही हूँ। आप हमेशा उठने या उठाने की बात ही क्यों करते हैं? क्या करूं, तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। अच्छा, क्या होता है बताऊं? लेकिन हमें रेडी भी होना है, बाद में बताता हूँ, चलेगा? हाँ, दोनों उठकर रेडी होने लगे। पार्लर से कुछ लड़कियां आई थी अहाना को तैयार करने। अहाना ड्रेसिंग रूम में रेडी होने लगी। क्या भाई, आज तो दिन भर भाभी के साथ थे, हमारी याद नहीं आई? विवेक ने आदित्य को गले लगाकर कहा। नहीं, सच कहूँ तो तुम लोगों को तो 20 साल से देखता आया हूँ, अब अपनी बीवी के साथ भी तुम कमीनों को याद करूं? अबे, हम कमीने हैं तेरी नज़र में? रोहन ने आदित्य को गौर से देखा। हाँ आदि,
सही कहा, हम कमीने हैं और वो भी ब्रांडेड कमीने। ये सब क्या बोल रहा है भाई, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया। रोहन ने सिर खुजलाया। अबे याद कर, कॉलेज टाइम में जब लड़कियां उसे देखने आती थी तो हम उन्हें ताड़ा करते थे। ये तो भाव भी नहीं देता था। और तूने एक गर्लफ्रेंड भी बनाई थी उन्हीं में से एक को। हाँ बस बस, और कितनी बेइज्जती करेगा। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता इसे प्यार कैसे हो गया। जो भी उसे एक नज़र देख ले उसे उससे प्यार हो ही जाएगा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। हाँ भाई, भाभी खूबसूरत बहुत हैं और मासूम भी। ओके, तुम लोग रेडी हो जाओ, पार्टी नहीं अटेंड करना है। हाँ, रात के 8 बज चुके थे। शर्मा फैमिली पहुंच चुकी थी। वीर प्रताप जी और आदित्य के दोस्त सभी मेहमानों को देख रहे थे। सैल, लीला जी शर्मा फैमिली से मिले और बातें करने लगे। अहाना अभी तक नीचे नहीं आई। शोभा जी ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी बस आती ही होगी, वो देखिए वो लोग आ रहे हैं। वीर प्रताप जी ने आगे आकर अहाना और आदित्य का हाथ पकड़ा। वो बहुत खुश थे। अहाना ने मैटेलिक गोल्डन प्रिंसेस गाउन पहन रखा था। हाथों में भरा हुआ चूड़ा, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने नेवी ब्लू प्रिंस सूट पहना था। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वीर प्रताप जी दोनों को स्टेज पर लेकर आए और उन्होंने माइक थाम लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी वजह आप देख सकते हैं। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरा बेटा और मेरी प्यारी बहू। मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ जो मुझे इतना अच्छा बेटा और बहू मिले हैं। भगवान इन दोनों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे और स्टेज पर बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग चला। सॉन्ग, ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। पूरा सिंघानिया पैलेस खुशियों से गूंज रहा था। सभी बहुत खुश थे। अहाना अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश हुई थी। अहाना और आदित्य के चेहरे पर अलग ही नूर था। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर खड़े थे। रिसेप्शन पार्टी के बाद ज़्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे। बस स्वर्णा रुक गई थी। वो कुछ दिन और लीला जी के पास बिताना चाहती थी। सुबह अहाना किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। अरे वाह बहू, तुम यहाँ इतनी जल्दी उठकर तैयार हो गई, लीला जी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ दादी माँ, मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। वहाँ भी दादी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसने दादी को सोफे पे बिठा दिया। अहाना ने चाय की केतली और कप ट्रे में रखा और बाहर हॉल में आ गई। वीर प्रताप जी सैल नीचे आ गए। अरे वाह, आज बहू के हाथों की चाय, भाई सुना है चाय बहुत अच्छी बनाती हो बेटा। ऐसी बात नहीं है पापा, बस मैं सबके लिए प्यार से बनाती हूँ और आप लोग प्यार से पीते हो इसीलिए अच्छी लगती है। अहाना ने सबको चाय दिया। स्वर्णा को भी अहाना के हाथों की चाय बेहद पसंद आई। आदित्य सुबह एक्सरसाइज कर रहा था। थोड़ी देर में वो भी नीचे आ गया। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग बेटा। आदित्य ने अहाना को मुस्कुराकर देखा। अहाना किचन में चली गई और आदित्य के लिए प्रोटीन शेक बनाने लगी। आदित्य से भी रहा नहीं गया। मैं पानी पीकर आता हूँ। सभी हैरान थे आदित्य को देखकर। लीला जी और सैल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अहाना अपना काम कर रही थी। आदित्य ने पीछे से अहाना के कमर में हाथ डाला। अहाना ने घबराकर आदित्य को देखा। ये क्या कर रहे हैं आदि, आप किचन में सबके सामने आ गए। सभी क्या सोच रहे होंगे, सोचने दो। अब वो क्या सोच रहे हैं वो भी मैं सोचूं तो वो क्या सोचेंगे। आप बहुत बदमाश हो गए हो, अहाना ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। तुमने बना दिया मुझे बदमाश। आदित्य ने पीछे से अहाना को पकड़ा। लीजिए आपका प्रोटीन शेक पी लीजिए। हाँ, आदित्य बाहर आ गया। थोड़ी देर में अहाना ने भी सबको नाश्ता परोसा। सभी बहुत खुशी से नाश्ता करने लगे। वाह माँ, मेरे सोच के तो बिल्कुल उल्टा बहू निकली। मुझे नहीं पता था एक मिडिल क्लास की लड़की, ऊपर से बिना माँ बाप की पत्नी पली हुई, में इतने गुण होंगे। स्वर्णा ने अहाना को देखा। अहाना बहुत ही सुंदर, गुणवान और सुलझी हुई लड़की है। मैंने यूं ही नहीं आदि के लिए उसे पसंद किया। वो मेरे घर परिवार को जोड़ कर रखेगी। अभी
ही देख लो। लीला जी ने अहाना को देखकर कहा, बस एक नन्हा मुन्ना मेरे घर में आ जाए और किसी चीज़ की कमी नहीं है। अहाना कप उठाकर किचन में चली गई, लेकिन आदित्य का चेहरा उतर गया। लगता है शर्मा गई, सैलजी ने मुस्कुराकर कहा। अहाना ने सारा काम किया और हॉल में आ गई। दादी ने आदित्य और अहाना को सबके सामने बुलाया। हाँ दादी, ये लो बेटा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। दादी ने आदित्य के हाथों में एक लिफाफा दिया। ये क्या है? आदित्य ने कहा। खोलो। आदित्य ने लिफाफा खोला। उसमें 2 हनीमून की टिकट थी। आदित्य ने दादी की तरफ प्यार से देखा। हाँ जाओ, घूमो फिरो। सभी हंसने लगे। बेटा, कल की फ्लाइट है। हाँ, 1 महीने अहाना के एग्ज़ाम के भी बचे हैं। आदित्य ने अहाना को देखकर कहा, क्या अब बहू को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? स्वर्णा ने आश्चर्य से देखा। बुआ, उसे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने हैं बस, वही दे दे, फिर आगे पढ़ना चाहती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बस फाइनल एग्ज़ाम दे दे, फिर गृहस्थी और बच्चे संभालेगी। क्या ज़रूरत है पढ़ने की? पैसों की कोई कमी भी नहीं है। ठीक है बहू, जाओ आराम करो, फिर शाम को तुम दोनों मार्केट चले जाओ, जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। सैल ने हंसते हुए कहा। जी माँ। आदि बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रा यहाँ आओगे? वीर प्रताप जी ने कहा। हाँ डैड। अहाना कमरे में आई। आदित्य के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, उन्हें अपनी जगह पर रखा। बाहर बालकनी में बहुत सारे फूलों के गमले रखे हुए थे। अहाना ने उनमें पानी डाला। आदित्य कब का आ चुका था, बड़े प्यार से अहाना को देख रहा था। अचानक अहाना की नज़र आदि पे पड़ी। क्या देख रहे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें क्या यही कि इतनी जल्दी तुमने मेरे घर को संभाल लिया है? जैसा आपने मुझे संभाल लिया, मैंने भी वैसे ही संभाला। अहाना ने आदित्य के बाहों में अपना हाथ डाल दिया। आदित्य ने भी उसे पकड़ना चाहा, तभी अहाना ने गमले वाली मिट्टी आदि के गाल पर लगा दिया। अब बोलिए। वो लगाकर सोफे के पीछे खड़ी हो गई। बदमाश, अभी बताता हूँ। आदित्य उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अहाना भागने लगी। आदित्य ने उसे पकड़ लिया। अब बोलो, क्या करूँ? कुछ नहीं आदि, मैं साफ कर देती हूँ, चलो वॉशरूम। आदित्य ने उसे पकड़ा और वॉशरूम ले आया। अहाना धीरे धीरे आदित्य के गाल पर लगी मिट्टी साफ की। आदित्य बस उसे ही पकड़कर खड़ा रहा। अचानक से उसने शावर चालू कर दिया। दोनों भीगने लगे। आप फिर से मुझे नहला रहे हैं? अहाना ने आदित्य के सीने से सर लगा लिया। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे में खोए रहे। शाम हो चुकी थी। अहाना रेडी हो गई। आदित्य और वीर प्रताप जी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाज़ा खोला। सामने निव्या और कृतिका खड़ी थी। जीजू, दोनों आदित्य से आकर मिली। अहाना कहाँ है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वो अपने कमरे में है, आओ बैठो। नहीं जीजू, उसे सरप्राइज़ देते हैं, हम मिल लें या ऑफ कोर्स। ओके जीजू, हम आपसे बाद में मिलते हैं। दोनों कमरे में आई और एक दूसरे को इशारा किया। अहाना बालों में कंघी कर रही थी। उसकी नज़र अचानक नव्या और कृतिका पर पड़ी। किट्टू, नव्या। अहाना ने दौड़कर दोनों को गले लगाया और ओह मेरी आहू, मेरी जान, तुझे हमने बहुत याद किया। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अरे तुम तो शादी के बाद बहुत खूबसूरत लग रही हो। कृतिका ने उसके गाल को छुआ। अरे कैसे नहीं, जीजू के प्यार का असर है। नीचे देखा नहीं, वो कितने खुश हैं। सच कहूँ तो आहू, तेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई। जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों बेस्ट कपल हो। नव्या ने मुस्कुरा कर कहा। 1 मिनट। अहाना ने इंटरकॉम से कॉल करके कविता को स्नैक्स और चाय लाने को कहा और तीनों बातें करने लगी। थोड़ी देर में दोनों ने नाश्ता किया। तब तक आदि भी कमरे में आ चुका था। अहाना और आदित्य को मार्केट जाना था, इसीलिए आदित्य रेडी होने लगा। जीजू, आप लोग कहीं जा रहे थे? हाँ, एक्चुअली कल हमें हनीमून पे जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी। नव्या और कृतिका ने शरारत से कहा। अहाना को देखा। अहाना भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। ओह, तो हमें भी मोड़ तक छोड़ दीजिए, हमें वहाँ काम है, फिर आप लोग चले जाना हनीमून के लिए। ऑल द बेस्ट। नव्या और किट्टू ने अहाना के कान में कहा। बदमाश, मारूंगी, अहाना ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओके चलो। चारों निकल गए। सैल, स्वर्णा और दादी कुछ काम से बाहर गई थी, रात को लौटने वाली थी। नव्या और कृतिका पीछे बैठ गई। आदित्य ने अहाना के चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में वो मोड़ पर उतर गई। तुम अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश हुई है ना?
आदित्य ने अहाना को देखा। हाँ, वो कह रही थी मुझ पे आपके प्यार का असर हुआ है और आप पे मेरे प्यार का, इसीलिए हम दोनों ज़्यादा खुश हैं। हाँ, उन्होंने सही कहा, मुझे भी लगता है। और अभी और प्यार करना तो बाकी है। हम हनीमून पे जाएंगे, एक साथ रहेंगे, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। फिर तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है। मुझे पता है मेरा पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको अकेले में बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या मैं कैंसिल कर दूँ हनीमून प्लान? आदित्य ने कार रोककर कहा। नहीं आदि, मैंने ऐसा नहीं कहा, अहाना ने घबराकर कहा। मतलब मैं समझ रहा हूँ, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। आप पहले मार्केट चलिए, आप बहुत बदमाश हो, मुझे बातों में उलझाते हो। दोनों ने शॉपिंग किया और बाहर ही डिनर कर लिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, दोनों शॉपिंग करते करते थक चुके थे। अहाना ने कुछ पैकिंग की, आदित्य के बाहों में लिपट कर सो गई। सुबह अहाना की नींद खुली, वो रेडी हुई और नीचे आकर सबको चाय नाश्ता करवाया और बची हुई पैकिंग की। सैल, देखो, इससे अच्छी और योग्य बहू शायद ही हमें कहीं मिलती। आज उन्हें जाना है और सुबह उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाया और करवाया। मुझे पता था मेरी बहू लाखों करोड़ों में एक होगी, और सही हुआ, और वही हुआ। वीर प्रताप जी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ वीर, इसमें आप ही जीते, क्योंकि मैं शुरुआत में उसे पहचान नहीं पाई और मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। छोड़ो बहू, अब फिक्र मत करो, दोनों को भगवान खुश रखें। पता नहीं, घर बहुत सोना सोना लगेगा दोनों के जाने के बाद। 4 दिनों से घर में बहुत रौनक हो गई थी। हाँ माँ, आपने सही कहा, बहू के आने के बाद घर में रौनक ही रौनक देखने को मिली। दोनों रेडी होकर नीचे आ गए थे। दादी, सैल, वीर सभी ने हाना से गले मिली और उसका आशीर्वाद लिया। आदित्य ने भी सबको गले लगाया और वीर प्रताप जी दोनों को एयरपोर्ट छोड़ आए। आदि और अहाना पहले मसूरी गए, क्योंकि दोनों वहां मिले थे। आदित्य चाहता था वो कुछ दिन अहाना के साथ वहां अकेले बिताए। दोनों रात को वहां पहुंच चुके थे। दोनों होटल पहुंचे। आदित्य ने होटल रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए। वो कमरा फूलों से सजा हुआ था। तो आज हमारी, आदित्य ने शरारत से अहाना को देखा। अहाना ने पलकें झुकाकर आदित्य को झूठ मूठ एक मुक्का मारा और अरे, अपने पति को पीटोगी? नहीं, मैंने तो ऐसे ही, अहाना ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। दोनों अंदर आए, फ्रेश होकर बालकनी में बैठ गए। कुछ देर में दोनों ने डिनर किया और बातें करने लगे। पूरे आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। आदित्य ने अहाना को एक पैकेट दिया और उसे चेंज करने को कहा। ये क्या है? अहाना ने धीरे से कहा। तुम पहन कर आओ तो सही, उसने प्यार से देखा। आदित्य अहाना का इंतजार करने लगा। कुछ देर में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। अहाना धीरे से निकली। उसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जो कि उसके घुटनों से ऊपर थी। आदित्य ने जब उसे देखा, उसकी नज़रें उस पर थम सी गई। खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, जो कि बार बार अहाना के चेहरे पे आ रहे थे। उससे परेशान अहाना बार बार उन्हें पीछे झटक रही थी। आदित्य उठकर उसके करीब आया और अहाना को गोद में उठा लिया। अहाना ने आदित्य को देखा, वो उसे ही देख रहा था। अहाना को शर्म आ गई और उसने आदित्य के सीने में खुद को छिपा लिया। अभी तो शुरुआत है, तुम इतना शर्माओगी? उसने उसके होठों को चूमा। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगे। कमरे में धीमे स्वर में सॉन्ग बज रहा था। जय नसीब तुझे चाहूँ बेतहासा, जय नसीब मेरे करीब मेरे हबीब तुझे चाहूँ। सुबह दोनों उठे और तैयार होकर हल्का नाश्ता किया और घूमने निकल गए। आदित्य और अहाना 15 दिनों के लिए हनीमून पर आए थे, इसीलिए वो कुछ दिन मसूरी फिर मालदीव घूमने वाले थे। समय पंख लगाकर उड़ चला था। 15 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। दोनों घर लौटने लगे थे। सैल, आज तो आदि और बहू घर आ रहे हैं, उनके पसंद का ही खाना बनवा दो, कितने दिनों बाद उन्हें देखूंगा। वीर प्रताप जी ने चहकते हुए कहा। हाँ हाँ बाबा, मैं सब कुछ उनके पसंद का ही बनवाऊंगी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? उनका बेसब्री से इंतजार है। शाम को लीला जी, सैल और वीर प्रताप जी सभी उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। अहाना और आदित्य ने जैसे उन्हें देखा, जाकर उनसे गले लग गए थे। बेटा, पता है सबसे ज़्यादा तुम्हारे पापा ने तुम्हें मिस किया, वीर प्रताप जी ने अहाना को गले लगाते हुए कहा। हमने भी आपको बहुत मिस किया डैड। अच्छा चलो, अब यहीं सारी बातें कर लोगे क्या? लीला जी ने मुस्कुराकर कहा। सभी घर पहुंचे। आदित्य और अहाना फ्रेश होकर नीचे चले आए। सभी ने साथ में डिनर किया और बातें करने लगे। बहुत देर तक बातें हुई और सभी सोने चले गए।
आदित्य बालकनी में बैठकर अहाना का इंतजार कर रहा था। वो अंदर आई, देखा आदित्य बालकनी में था। वो भी उसके साथ आसमान में बिखरे हुए तारों के बीच चांद को निहारने लगी। आदि, आपको याद है, आपने कहा था मैं और तुम साथ होंगे और चांद तारों का आसमान में ऐसे ही देखा करेंगे। हाँ, और तुम्हें पता है वो चांद है ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चांद मेरे पास है। उसने अहाना को अपने गोद में बिठा लिया। अच्छा बदमाश, तरीका ढूंढ रहे हो बदमाशी करने का? वो तो मैं वैसे भी करूँगा, उसने शरारत से कहा। सुबह सुबह रोशन अहाना को लेने आ चुका था। शादी के बाद पहली बार अहाना अपने मायके जाने वाली थी, इसीलिए घर में सभी तैयारियां में लगे हुए थे। मंदिर में पूजा के बाद अहाना और आदित्य शर्मा निवास निकल चुके थे। अरे शर्मिला, सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ हाँ दीदी, सब कुछ हो गया, बस मंदिर में आप देख लीजिए, कुछ कमी तो नहीं है। सभी तैयारियों में लगे थे। शोभा जी भी बहुत खुश थी। कुछ घंटों में शर्मा निवास में आदित्य की गाड़ी आकर रुकी और वो लोग दरवाजे के पास आ गए। श्वेता जी ने आरती की थाल ली और उन्हें तिलक आरती करने के बाद अंदर बुलाया। लाल सिल्क साड़ी में अहाना बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य को ज़रूरी काम था, इसीलिए वो चला गया। अहाना आदित्य के बिना 2 दिन रहने वाली थी और ये दिन दोनों के लिए बहुत लंबे होने वाले थे। 2 दिन बीत चुके थे। उन 2 दिनों में आदित्य ने अहाना को बहुत याद किया था। आदित्य देर रात ही घर लौटा था। अब उसे सुबह का इंतज़ार था। सुबह सुबह सब लोग बहुत खुश थे। आज सिंघानिया पैलेस में फिर से सभी बहुत बहुत बेसब्री से अहाना का इंतज़ार कर रहे थे। बेटा, अच्छे से जाना और जल्दी से बहू को लेकर आओ, मुझे बहुत याद आती है उसकी। लीला जी ने मुस्कुराकर कहा। जी दादी, मैं अच्छे से जाऊंगा और उसे लेकर आऊँगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है, तू भी। आदित्य घर से निकला। उसने अहाना को कॉल नहीं किया था। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। अहाना घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। दादी भी साथ ही थी। बेटा, जल्दी से पूजा कर और कुछ खा ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। उसे आदित्य की बहुत याद आ रही थी। उसने पूजा किया और छत पर कपड़े डालने आ गई। ठंड का मौसम था। वो वहीं धूप में बैठ गई। अरे बेटा, आप? दादी ने आदित्य को देखा। आदित्य ने झुककर दादी का आशीर्वाद लिया। खुश रहिए बेटा। घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? आदित्य की नज़र इधर उधर देखती रही। बेटा, मैं हाना को बुलाती हूँ, वो छत पे है, शायद ठंड की वजह से धूप में ही बैठ गई होगी। नहीं दादी, मैं उसके पास जाता हूँ, आप बैठिए। आदित्य छत पे गया और धीरे से झांक कर देखा। अहाना चेयर पर बैठकर कहीं सोच में डूबी हुई थी। आदित्य ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। आदि, अहाना की सांसें तेज हो गई थी और आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने बहुत याद किया आपको। प्लीज़ अब मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। मैं रह नहीं पाऊंगी। मैं भी नहीं रह पाऊंगा जान। उसने उसके बालों को समेटकर साइड किया और गाल पर किस किया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तुमने खाना नहीं खाया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम बीमार हो? आदित्य ने हाना के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा। नहीं आदि, मैं ठीक हूँ, बस पेट में कभी कभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। दर्द कैसे, क्या हुआ? पता नहीं, शायद तुम अच्छे से खाना नहीं खा रही हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो नीचे। उसने उसके हाथों को पकड़ा और दोनों नीचे आ गए। आदित्य ने भी थोड़ा सा खाना खाया था क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। दादी ने गोभी के पराठे बनाए थे, इसीलिए ये दोनों बैठकर खाने लगे थे। दादी ने दोनों को इतना खुश देखा तो वो भी खुश हो गई। कुछ देर में दोनों ताई जी और ताऊ जी घर आए। आदित्य से सभी बातें करने लगे, हालचाल पूछा। रोशन ने खाना ऑर्डर कर दिया, इसीलिए सभी बैठकर बातें करते रहे। कुछ देर में खाना आ गया और सभी ने डिनर किया। कुछ देर बातें हुई और सभी सोने चले गए। अहाना और आदित्य ऊपर जहाँ अहाना का कमरा था वहीं आ गए। अहाना ने पहले के जैसे ही जग में पानी रखा। अब मैं जाती हूँ, आप सो जाओ, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। अच्छा, आदित्य ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सुबह अहाना और आदित्य को निकलना था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उसके जितने भी बुक्स थे उसने सब ले लिए। एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी थे, इसीलिए उसे तैयारी भी करनी थी। सुबह सुबह दादी ने आदित्य और अहाना के नाम से पूजा की। दोनों ने हल्का फुल्का खाना खाया और सबका आशीर्वाद लेकर निकल गए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग सिंघानिया पैलेस पहुंच चुके थे। वहां सभी बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह अहाना फिर से सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। पापा, आपकी चाय, उसने मुस्कुराकर उन्हें चाय दिया। अहाना बेटा, रात में देर तक पढ़ाई करती हो, फिर इतनी जल्दी उठकर ये सब मत किया करो। हाँ,
हम हैं ना। सैल जी ने झूठे गुस्से में कहा। माँ, मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों के लिए, खासकर पापा के लिए, मैं चाय ना बनाऊँ, ये हो सकता है? हाँ, ये सही कहा तुमने बेटा। और दादी, आपकी बिना चीनी वाली चाय। अरे भगवान, एक दिन भी नहीं भूलती ये लड़की। कभी तो गलती से चीनी डाल दिया कर। सभी हंसने लगे। आदित्य रेडी होकर नीचे आ गया, उसे भी ऑफिस जाना था। अहाना ने पापा और आदि का लंच पैक किया। सभी ने नाश्ता किया। अहाना आदित्य को छोड़ने बाहर तक आई। वो रोज आदित्य को छोड़ने बाहर आती। आदित्य ने उसके गाल पर किस किया और चला गया। अपना ख्याल रखिएगा तुम भी। देखते ही देखते दिन गुजर रहे थे। अहाना के एग्ज़ाम का दिन भी पास आ चुका था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। किसी तरह से उसने एग्ज़ाम दिया था। अहाना और आदित्य की पहली होली थी। सभी बहुत खुश थे। होली के बाद रोशन की शादी भी थी। सुबह सुबह सभी ने पूजा किया और होली खेलने लगे। आदित्य को कलर कुछ खास पसंद नहीं थे, इसीलिए घर वालों के साथ उसने थोड़ी बहुत होली खेली। आदित्य ने अहाना के पूरे शरीर में रंग लगा दिया था। अहाना ने भी वही वही किया। दोनों एक दूसरे में गुम थे। आदित्य अहाना को बहुत तंग कर रहा था। धीरे धीरे दोनों प्यार में डूबते चले गए थे। कुछ ही दिनों बाद रोशन की भी शादी होनी थी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।